हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो अब हम शुरू करते हैं कोशिका के बचे हुए अंग। तो देखो, कोशिका का जो चौथा अंग है वो है सेंट्रोसोम यानी तारक का है। इसके दो भाग हैं, एक है सेंट्रियोल जिसे हिंदी में तारक केंद्र कहते हैं, एक है सेंट्रोपियर जिसे हिंदी में परमाणु कहते हैं। ये दोनों भाग कोशिका विभाजन में मदद करते हैं। अब हम समझते हैं कोशिका विभाजन को। तो विभाजन से आपका अभिप्राय होगा कि कोशिका को तोड़ देता है, लेकिन जीव विज्ञान में विभाजन का मतलब तोड़ना नहीं होता। विभाजन का मतलब होता है एक चीज से दो अन्य चीजों का निर्माण करना, यानी एक कोशिका को तोड़कर उसी कोशिका से दो अन्य कोशिका का निर्माण करना, जो आगे जाकर उसी कोशिका के समान बड़ी हो जाएगी या उसी कोशिका के समान बराबर हो जाएगी। अब जो रिप्रोडक्शन होता है जिसे हम मियोसिस या अर्धसूत्री विभाजन कहते हैं, ये भी कोशिका विभाजन होता है। बच्चा जब जन्म लेता है तो बहुत छोटा होता है, लेकिन 15 से 20 साल बाद वो बड़ा हो जाता है और बच्चे का शरीर माँ बाप के बराबर हो जाता है। यही कोशिका विभाजन होता है। अब समझते हैं आगे। तो देखो, जो सेंट्रोसोम होता है यानी जो तारकाय होता है, ये तारानुमा संरचना व केंद्र के पास में होता है। यानी जो सेंट्रोसोम है ये स्टार लाइक स्ट्रक्चर व न्यूक्लियस के पास में होता है। ठीक है, फिर आगे देखो, कोशिका का विभाजन करना। सेंट्रोसोम का कार्य होता है कोशिका का विभाजन करना, ये तो हमने जान लिया। फिर आगे देखो, सबसे तेज कोशिका विभाजन लिवर में होता है, यानी सबसे तेज कोशिका विभाजन इन ह्यूमन बॉडी लिवर में होता है। और सबसे कम या कोशिका विभाजन नहीं होता तो वो ब्रेन में कोशिका विभाजन नहीं होता। अब देखो, एक्चुअली ब्रेन में दो प्रकार की सेल पाई जाती है, एक होती है न्यूरॉन सेल और एक होती है ग्लियल सेल। न्यूरॉन सेल 90% होती है और ग्लियल सेल 10% होती है। जो ग्लियल सेल होती है इनमें सेंट्रोसोम पाया जाता है, तो इनमें कोशिका विभाजन होता है। लेकिन जो 90% न्यूरॉन सेल होती है इनमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता, इसलिए इनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। ठीक है, तो कोशिका का विभाजन नहीं होता तो ब्रेन में कोशिका का विभाजन नहीं होता। अब जब ये ब्रेन का चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से इसको जानेंगे। अब देखो, कोशिका विभाजन होना बहुत जरूरी है, यानी जिनका कोशिका विभाजन होता है, यानी जिनका कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, उनके घाव जल्दी भरते हैं। ठीक है, जो शुगर नाम की बीमारी है इसमें कोशिका विभाजन बहुत ज़्यादा प्रभावित नहीं होता, इसलिए इसमें घाव बनने की संभावनाएं होती है। डॉक्टर जब ऑपरेशन करता है तो सबसे पहले शुगर की जांच करता है। अब देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है, यानी उनमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, इसलिए उनमें उनके घाव बहुत जल्दी से भरते हैं। ठीक है, अब जो इसके आगे पॉइंट है वो अब जान। अब हम बात कर लेते हैं कोशिका के पांचवें अंग के बारे में। तो देखो, कोशिका का जो पांचवा अंग है वो है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट में इसे ईआर कहते हैं, हिंदी में इसे अंतःपरद्रव्यी जालिका कहते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो पार्ट होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। जो स्मूथ वाला पार्ट है ये वसा यानी फैट का निर्माण करता है, और जो रफ वाला पार्ट है ये प्रोटीन का निर्माण करता है। अब हम समझ लेते हैं कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में क्या कार्य करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कोशिका में कार्य कोशिका को फैलाकर रखने का कार्य है, यानी कोशिका को पचकने नहीं देता। जिस प्रकार हमारे शरीर को हमारी जो बोन्स होती है यानी हमारी जो हड्डियां होती हैं वो हमारे शरीर को पचकने नहीं देती, उसी तरह कोशिका को कौन पचकने नहीं देता, तो कोशिका को एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पचकने नहीं देता। फिर आगे देखो, कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका को आंतरिक सहायता देता है। फिर आगे देखो, आंतरिक कंकाल का कार्य करता है। तो कोशिका के अंदर कंकाल का कार्य कौन करता है, तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कोशिका में कंकाल का कार्य करता है। जिस प्रकार मानव शरीर में कंकाल यानी जो हड्डियां होती है वो कंकाल का कार्य करती है, उसी प्रकार कोशिका में कंकाल का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। फिर आगे देखो, कोशिका का कंकाल। तो कोशिका का कंकाल किसे कहा जाता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को कोशिका का कंकाल कहा जाता है।
फिर आगे देखो, ये जो डायग्राम बनाया है मैंने, ये ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। इसके दो पार्ट होते हैं, एक होता है चिकना और एक होता है खुरदरा। जो खुरदरा वाला पार्ट है, इस पर ये जो बिंदु पाए जाते हैं ये राइबोसोम होते हैं और ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। तो हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देखा कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो कोशिका में क्या कार्य करता है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का कार्य कोशिका में यह है कि वो कोशिका में कंकाल का कार्य करता है, यानी कोशिका को फैला कर रखता है, कोशिका को पचकने नहीं देता। क्योंकि अगर कोशिका पचक गई तो कोशिका में बहुत सारे अंग पाए जाते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वक्यूल्स, केंद्रक, ठीक है, सेंट्रोसोम। तो ये पचक कर दब कर मर जाएंगे, इसलिए कोशिका में कंकाल का कार्य एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है और ये कोशिका को फैलाकर रखता है और कोशिका को पचकने नहीं देता। तो हमने माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में देख लिया, गोल्जी बॉडी के बारे में देख लिया, वक्यूल्स के बारे में देख लिया, सेंट्रोसोम के बारे में देख लिया और ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में देख लिया। अब देखिए माइटोकॉन्ड्रिया का क्या कार्य था, ऊर्जा का निर्माण करना। फिर गोल्जी बॉडी का क्या कार्य था, ऊर्जा का परिवहन करना। फिर वक्यूल्स का क्या कार्य था, वाटर को स्टोर करना। फिर सेंट्रोसोम का क्या कार्य था, तो कोशिका का विभाजन करना यानी सेल डिवीजन करना। फिर देखो ईआर सेंट्रोसोम के बचे हुए पॉइंट्स के बारे में। तो देखो अनियंत्रित कोशिका विभाजन कैंसर को जन्म देता है, यानी जो कोशिका विभाजन है ये नियमित मात्रा में होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल 100 कोशिका टूटी है किसी अंग की, तो 100 कोशिका के जितना ही कोशिका विभाजन होना चाहिए। 100 कोशिका टूटी है किसी अंग की और 150 कोशिका का विभाजन हो गया तो भी चलता है। लेकिन 100 कोशिका टूटी है किसी अंग की, उससे लाख या 1.5 लाख कोशिका का विभाजन हो गया तो ये अनियंत्रित कोशिका विभाजन होता है, या फिर कोशिका विभाजन रुकता ही नहीं है। तो इससे एक बीमारी को जन्म मिलता है जिस बीमारी का नाम है कैंसर। जो कैंसर बीमारी है इसका अब तक कोई ठोस इलाज नहीं मिला है। शुरुआती स्टेज में अगर पता चल जाए तो इसका इलाज हो सकता है, यानी जो एक्स्ट्रा कोशिकाएं बनी है, यानी जो अतिरिक्त कोशिकाएं बनी हैं उनको गामा रेस की मदद से स्काई करके मार दिया जाता है। इस इलाज को केमियोथेरेपी कहते हैं। केमियोथेरेपी में बाल झड़ जाते हैं और पूरा शरीर डिफेक्टेड हो जाता है। तो जो कैंसर नाम की बीमारी है ये अतिरिक्त कोशिका विभाजन से या अनियंत्रित कोशिका विभाजन से उत्पन्न होती है। अब समझ लेते हैं आगे। तो देखो मस्तिष्क में 2 प्रकार की कोशिका पाई जाती है, यानी ब्रेन में 2 प्रकार की सेल होती है, एक होती है न्यूरॉन सेल और एक होती है ग्लियल सेल। जो न्यूरॉन सेल होती है वो होती है 90% और जो ग्लियल सेल होती है ये होती है 10%। जो ग्लियल सेल होती है इनमें सेंट्रोसोम उपस्थित होता है। तो इनमें सेंट्रोसोम उपस्थित होने के कारण इनमें कोशिका विभाजन होता है। जो 90% जो न्यूरॉन सेल होती है उनमें सेंट्रोसोम उपस्थित नहीं होता, तो उनमें कोशिका विभाजन नहीं होता। अब देखो जो ग्लियल सेल में कोशिका विभाजन होता है, तो अगर अनियंत्रित कोशिका विभाजन हो जाता है तो ब्रेन ट्यूमर हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं जो कोशिका विभाजन है ये होना बहुत जरूरी है, लेकिन नियमित मात्रा में। जिनका कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होता है उनके घाव बहुत तेजी से बढ़ते हैं। ठीक है, और जिनमें कोशिका विभाजन बहुत धीरे धीरे होता है, यानी सेंट्रोसोम एक्टिव नहीं होता है इतना, यानी कमजोर होता है, तो उनमें कोशिका विभाजन बहुत कम होता है और उनके घाव बहुत समय से बढ़ते हैं, यानी उनके घाव बढ़ने में समय लगता है। ठीक है, अब जो छोटे बच्चे होते हैं उनमें सेंट्रोसोम बहुत ज़्यादा एक्टिव होता है, तो उनमें कोशिका विभाजन तेजी से होता है, तो उनके घाव बहुत जल्दी बढ़ते हैं। अब देखो अगर छोटे बच्चे की अगर कोई हड्डी टूट जाती है तो वो नॉर्मल 10 से 15 दिन में जुड़ जाती है, लेकिन यही हड्डी अगर बुढ़ापे में किसी की टूट जाती है तो हड्डी जुड़ने में समय लगता है। यानी जो सेंट्रोसोम है, यानी जो तारकाय है, वो इतना एक्टिव नहीं होता। ठीक है, तो ये हमने सेंट्रोसोम के बारे में पढ़ा। अब हम आगे वाला जो अंग है उनके बारे में देखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं राइबोसोम के बारे में।
तो देखो राइबोसोम के बारे में बात करने से पहले अपने सेंट्रोसोम को देखते हैं। तो जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज बोबरी नामक वैज्ञानिक ने की थी, यानी सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी। अब जो पीछे वाली वीडियो थी उसमें मैंने आपको जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी का जनक बताया था। तो जंतु विज्ञान का जो जनक है वो एरिस्टोटल यानी अरस्तु है। तो मैंने आपको सुकरात, प्लेटो और अरस्तु के बारे में बताया था कि इन तीनों को इतिहास यानी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो ये मैंने गलत बता दिया था। तो इन तीनों को पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है। और जो सिकंदर महान है यानी जो अरस्तु का शिष्य है उसको इतिहास यानी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। तो अब देखो सुकरात, प्लेटो, अरस्तु इन तीनों को तो पॉलिटी यानी राजनीति विज्ञान में पढ़ा जाता है। और जो सिकंदर महान है जो अरस्तु का शिष्य है उसको इतिहास यानी हिस्ट्री में पढ़ा जाता है। अब हम देखते हैं राइबोसोम को। तो देखो जो राइबोसोम है इसकी जो खोज की थी यानी इसका जो फादर है वो पलांडे है, ठीक है। और ईआर पर पाया जाता है। जो राइबोसोम है ये ईआर यानी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पर पाए जाते हैं। और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के दो भाग होते हैं, एक होता है स्मूथ और एक होता है रफ। तो जो राइबोसोम है ये रफ वाले भाग पर पाया जाता है, ठीक है। जो रफ यानी खुरदरे भाग पर पाया जाता है, ठीक है। फिर आगे देखो प्रोटीन का निर्माण। तो राइबोसोम है जो ये प्रोटीन का निर्माण करते हैं। प्रोटीन का निर्माण करने के कारण राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहा जाता है। अब देख लेते हैं कि राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। इनके बारे में जान लेते हैं। अब हम बात करते हैं राइबोसोम के टाइप्स के बारे में। तो देखो राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो हम राइबोसोम के प्रकार के बारे में बात करने से पहले यहाँ पर कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, इन पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो देखो सजीव प्राणी में तीन प्रकार की क्रियाएं होती हैं, एक होती है एनाबोलिज्म जिसे उपचय क्रिया कहा जाता है, और एक होती है कैटाबोलिज्म जिसे अपचय क्रिया कहते हैं, और एक होती है मेटाबोलिज्म जिसे उपापचय क्रिया कहते हैं। अब हम समझते हैं एनाबोलिज्म के बारे में। तो देखो एनाबोलिज्म यानी उपचय क्रिया, छोटी छोटी चीज़ों को आपस में मिला देना। जब छोटी छोटी चीज़ों को आपस में मिला दिया जाता है तो उसे एनाबोलिज्म क्रिया कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन का निर्माण, ग्लूकोज का निर्माण। जो प्रोटीन और ग्लूकोज का निर्माण होता है ये एक प्रकार की एनाबोलिज्म क्रिया है। अब देखो प्रोटीन का निर्माण 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर होता है। जो प्रोटीन का निर्माण होता है ये 20 अलग अलग एमिनो एसिड से मिलकर होता है। यानी ये जो 20 एमिनो एसिड होते हैं ये दो भाग में बटे होते हैं, 10+10। तो देखो जो ये 10 एमिनो एसिड होते हैं ये हमारे शरीर में पहले से उपस्थित होते हैं, और शरीर में पहले से उपस्थित होने के कारण इनकी कोई कमी नहीं होती और ये अनावश्यक होते हैं। अब देखो जो ये 10 एमिनो एसिड होते हैं ये हमें भोजन से प्राप्त होते हैं, और भोजन से प्राप्त होने के कारण ये हमारे शरीर के लिए आवश्यक है। अब देखो जो ग्लूकोज का निर्माण होता है ये भी एक प्रकार की एनाबोलिज्म क्रिया है। जब हमने माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका के बारे में पढ़ा था तब हमने जाना था कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। यानी माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका द्वारा श्वसन का कार्य किया जाता है, और ये श्वसन का कार्य ऑक्सीजन के द्वारा होता है। श्वसन का कार्य होने से क्रेब्स चक्कर चलता है, और क्रेब्स चक्कर चलने से एटीपी का निर्माण होता है, और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करती है, और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा मिलती है, और इसी ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। तो प्रोटीन का निर्माण और ग्लूकोज का निर्माण ये एक प्रकार की एनाबोलिज्म क्रिया है। अब हम समझ लेते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। अब हम बात कर लेते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में क्या कार्य करता है। तो देखो प्रोटीन हमारे शरीर की वृद्धि करता है, बुढ़ापे में शरीर की सहायता करता है, हमारे शरीर में अंतिम ऊर्जा स्रोत यानी मानव शरीर में अंतिम ऊर्जा स्रोत के रूप में प्रोटीन कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल किसी ने 10 दिन तक खाना नहीं खाया तो उसे ऊर्जा नहीं मिलेगी। हमें ऊर्जा ग्लूकोज से प्राप्त होती है तो उसे ग्लूकोज नहीं मिलेगी,
ग्लूकोज से ऊर्जा प्राप्त होती है। अब देखो तो उसे ऊर्जा देगा कौन, तो उसे ऊर्जा प्रोटीन देगा, यानी अंतिम ऊर्जा स्रोत यानी बैकअप एनर्जी के रूप में प्रोटीन उसे ऊर्जा देगा। फिर आगे देखो, हमारे शरीर में अंतिम ऊर्जा स्रोत है, शरीर में 99% चीज प्रोटीन की बनी होती है, यानी हमारे शरीर में जो 99% चीजें होती हैं वो प्रोटीन की बनी होती हैं। प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी मटेरियल या फिर शरीर सामग्री का निर्माण कहते हैं। प्रोटीन को बिल्डिंग बॉडी मटेरियल या शरीर सामग्री का निर्माण कहते हैं, क्योंकि शरीर में 99% चीज प्रोटीन की बनी होती है। फिर आगे देखो, प्रोटीन छोटे बच्चों व बूढ़े आदमियों के लिए आवश्यक होता है। प्रोटीन दो व्यक्तियों के लिए आवश्यक होता है, एक तो छोटे बच्चों के लिए और एक बूढ़े व्यक्तियों के लिए। अब देखो, छोटे बच्चों के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि वो वृद्धि कर रहे होते हैं, अगर उन्हें प्रोटीन नहीं मिलेगा तो वो बौने रह जाएंगे। और बूढ़े व्यक्तियों के लिए इसलिए आवश्यक होता है क्योंकि उनकी सारी एनर्जी समाप्त हो चुकी होती है, तो अंतिम ऊर्जा स्रोत यानी बैकअप एनर्जी के रूप में प्रोटीन उन्हें एनर्जी देता है। अब हम समझ लेते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं कैटाबॉलिज्म के बारे में। तो देखो, कैटाबॉलिज्म यानी अपचय क्रिया, किसी चीज को तोड़ देना, यानी किसी चीज को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना कैटाबॉलिज्म क्रिया कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, खाना पचाना, प्रोटीन का टूटना। जो हम खाना पचाते हैं और जो प्रोटीन का टूटना होता है, ये भी एक प्रकार की कैटाबॉलिज्म क्रिया है। फिर आगे देखो, इस क्रिया द्वारा किसी ब्रेड के एक टुकड़े को सरल पोषक तत्वों में तोड़ती है, यानी यह क्रिया किसी ब्रेड के टुकड़े को सरल पोषक तत्वों में तोड़ देती है, जिसका उपयोग आपका शरीर कर सकता है। फिर देखो, जो प्रोटीन का टूटना होता है, जो प्रोटीन का निर्माण होता है, वो तो होता है एनाबॉलिज्म क्रिया, लेकिन प्रोटीन का टूटना जो होता है वो होता है कैटाबॉलिज्म क्रिया। तो देखो, प्रोटीन को पेप्टोन में कौन तोड़ता है, तो पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में तोड़ता है, और ये पेप्सिन नामक एंजाइम जठर रस से निकलता है, और जठर रस अमाशय से निकलता है। फिर आगे देखो, पेप्टोन को पेप्टाइड में कौन तोड़ता है, तो पेप्टोन को पेप्टाइड में ट्रिप्सिन नामक एंजाइम तोड़ता है, और ये ट्रिप्सिन नामक एंजाइम अमाशय से निकलता है। फिर देखो, पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में कौन बदलता है, तो पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में इरेप्सिन नामक एंजाइम बदलता है, और ये इरेप्सिन नामक एंजाइम छोटी आंत से निकलता है। ठीक है। फिर देखो, खाना पचाना, तो जटिल पदार्थ को सरल पदार्थ में तोड़ देना। फॉर एग्जाम्पल, हम रोटी खाते हैं तो दांत रोटी को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं, और जब छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देते हैं और जब हम उन छोटे छोटे टुकड़ों को निगलते हैं तो अमाशय में जाकर उनको और छोटा कर दिया जाता है। तो यानी जटिल से सरल पदार्थ में बदल दिया जाता है, यानी रोटी के टुकड़े को जटिल से सरल फॉर्म में बदल दिया जाता है। ठीक है, तो ये होगी कैटाबॉलिज्म क्रिया। अब देखो, जो प्रोटीन था, प्रोटीन का निर्माण होना तो एनाबॉलिज्म क्रिया था, लेकिन प्रोटीन का टूटना कैटाबॉलिज्म क्रिया है। यानी पहले प्रोटीन का निर्माण होता है, निर्माण कैसे होता है, 10+10 यानी 20 एमिनो एसिड से मिलकर प्रोटीन का निर्माण होता है, और फिर प्रोटीन को पचाया जाता है। तो यानी प्रोटीन का जब टूटना होता है तो प्रोटीन को पेप्टोन में बदला जाता है, पेप्टोन को फिर पेप्टाइड में बदला जाता है, और पेप्टाइड को एमिनो अम्ल में बदला जाता है। तो देखो, एमिनो अम्ल से प्रोटीन का निर्माण होता है, और लास्ट में जो पाचन हो जाता है तो वो एमिनो अम्ल पर जाकर पाचन हो जाता है प्रोटीन का। ठीक है, तो ये था कैटाबॉलिज्म क्रिया। अब हम देखते हैं मेटाबॉलिज्म क्रिया के बारे में। अब हम बात कर लेते हैं मेटाबॉलिज्म क्रिया के बारे में। तो देखो, मेटाबॉलिज्म क्रिया यानी उपापचय क्रिया भोजन से प्राप्त पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलती है। जो हमें भोजन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं, इन पोषक तत्वों को ऊर्जा में बदलने का कार्य मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा होता है। पोषक तत्व फॉर एग्जाम्पल कार्बोहाइड्रेट, वसा, विटामिन, प्रोटीन, एमिनो अम्ल, ग्लूकोज, इन सभी को ऊर्जा में बदलने का कार्य मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा होता है। पोषक तत्व
पोषक तत्व जो होते हैं ये हमें पोषक तत्व जो होते हैं ये हमें पोषण देते हैं, हमारे शरीर को समृद्ध बनाते हैं और ऊतकों का निर्माण करते हैं और हमें ऊर्जा देते हैं और इसी ऊर्जा से हम कार्य करते हैं। आगे देखो, सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया, जो मेटाबॉलिज्म क्रिया है, ये सजीवों के शरीर में होने वाली जैव रासायनिक क्रिया है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलना, जो ग्लूकोज को ऊर्जा में बदलने का कार्य है ये मेटाबॉलिज्म क्रिया द्वारा होता है। लेकिन ग्लूकोज का निर्माण एनाबॉलिज्म क्रिया है, प्रोटीन का निर्माण होना एनाबॉलिज्म क्रिया है। अब आगे देखो, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका। तो हमने जब सूत्र कणिका के बारे में पढ़ा था तब हमने जाना था कि ग्लूकोज का निर्माण कैसे होता है। तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया यानी सूत्र कणिका में श्वसन का कार्य होता है और ये श्वसन का कार्य ऑक्सीजन के द्वारा किया जाता है और ऑक्सीजन के और श्वसन का कार्य होने से क्रेब्स चक्कर चलता है और क्रेब्स चक्कर चलने से एटीपी का निर्माण होता है और 38 एटीपी मिलकर एक ग्लूकोज का निर्माण करती है और इसी ग्लूकोज से हमें ऊर्जा की प्राप्ति होती है। तो ग्लूकोज का टूटना मेटाबॉलिज्म क्रिया है, लेकिन ग्लूकोज का निर्माण होना एनाबॉलिज्म क्रिया है। तो हमने तीनों क्रियाओं के बारे में देख लिया, यानी एनाबॉलिज्म के बारे में, कैटाबॉलिज्म के बारे में और मेटाबॉलिज्म के बारे में। अब हम समझते हैं राइबोसोम के दो प्रकार के बारे में। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। तो इनके बारे में समझते हैं। अब हम देख लेते हैं राइबोसोम के दो प्रकार के बारे में। तो देखो, राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर राइबोसोम के दो प्रकार होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S। सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट का मतलब होता है कि राइबोसोम को किसी लिक्विड में यानी किसी तरल में डाला जाता है, जो राइबोसोम डूब जाता है वो छोटा होता है और जो नहीं डूबता वो बड़ा होता है सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। जो सेडिमेंटेशन होता है इसका मतलब होता है अवसादन गुणांक, यानी जो 70S और 80S राइबोसोम होते हैं इनकी इकाई अवसादन गुणांक होती है। अब देखो, जो 70S है, जो S से ये सेडिमेंटेशन को दर्शाता है। जो 70S राइबोसोम है ये छोटा होता है और प्रोकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। प्रोकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिसको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख नहीं सकते। फॉर एग्जाम्पल, बैक्टीरिया आदि। जो 70S राइबोसोम है ये बैक्टीरिया आदि में पाया जाता है। फिर आगे देखो, 80S राइबोसोम है ये आकार में बड़ा होता है और यूकैरियोटिक कोशिका में पाया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, उच्च विकसित पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में। यूकैरियोटिक कोशिका वो होती है जिनको आप बिना माइक्रोस्कोप के देख सकते हैं और ये उच्च विकसित पौधों एवं जंतु कोशिकाओं में पाया जाता है। तो हमने राइबोसोम के बारे में देख लिया कि हमने राइबोसोम के बारे में पढ़ा। राइबोसोम का क्या कार्य? प्रोटीन का निर्माण करना। और राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, एक होता है 70S और एक होता है 80S, सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट के आधार पर। अब देखो कि हमने माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, वैक्यूल्स, सेंट्रोसोम, ER और राइबोसोम इन सभी के बारे में पढ़ लिया। अब कोशिका के दो अंग बचते हैं, एक बचता है लाइसोजाइम और एक है न्यूक्लियस यानी केंद्रक। तो इनके बारे में अब आगे देखते हैं। अब देखो कि जो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक है इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे, क्योंकि कोशिका चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसलिए प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में क्या अंतर होता है इसके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। तो अब हम लाइसोजाइम और केंद्रक के बारे में देखते हैं।
अब हम बात करते हैं कोशिका के आगे वाले अंग के बारे में। तो देखो, कोशिका का जो आगे वाला अंग है वो है लाइसोसोम। इसको हिंदी में भी लाइसोसोम कहते हैं। इसका जो सर्चर है यानी इसका जो खोज करता है वो D2 पे है। कोशिका का अपशिष्ट निपटने वाला तंत्र यानी कोशिका में जो अपशिष्ट पदार्थ पाए जाते हैं इन पदार्थों को गलाकर खत्म करने वाला जो अंग है वो लाइसोसोम है। फिर आगे देखो, इसमें उपस्थित पाचनकारी एंजाइम कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देते हैं। यानी जो लाइसोसोम है इसमें एक एंजाइम पाया जाता है जिस एंजाइम को जल अपघटक एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम कहते हैं। ये एंजाइम बहुत पावरफुल होता है। तो ये एंजाइम कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देता है। कार्बनिक पदार्थ फॉर एग्जांपल कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, अम्ल, लिपिड यानी वसा, फैट जो चिपचिपा होता है, इन कार्बनिक पदार्थों को तोड़ देता है जल अपघटक एंजाइम। फिर आगे देखो, कोशिकीय पाचन यानी जो लाइसोसोम है, कोशिकीय पाचन जो लाइसोसोम है ये कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। तो कोशिकीय पाचन का कार्य कैसे करता है? तो देखो, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य है ऊर्जा बनाना, गोल्जी बॉडी का कार्य है ऊर्जा का परिवहन करना। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाता है तो जल अपघटक एंजाइम, अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाता है तो लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देता है, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया गलकर खत्म हो जाता है। अगर माइटोकॉन्ड्रिया ऊर्जा नहीं बनाता है तो लाइसोसोम जल अपघटक एंजाइम माइटोकॉन्ड्रिया में छोड़ देता है, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया गलकर खत्म हो जाता है। ठीक है, तो ये कोशिकीय पाचन का कार्य करता है। फिर आगे देखो, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग। जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। तो सुसाइड बैग कैसे कहते हैं? तो देखो, कोशिका के सभी अंग यानी कोशिका के जितने भी अंग हैं ये अपना अपना कार्य करते हैं। अगर ये अपना अपना कार्य करना बंद कर दे यानी ये अपना अपना कार्य न करे तो लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है, और खुद को फाड़ने की वजह से लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है, और खुद को फाड़ने से जो जल अपघटक एंजाइम है ये सभी अंगों पर लग जाता है, जिससे पूरी कोशिका खत्म हो जाती है। तो जिस भी कोशिका में लाइसोसोम, पूरे शरीर में, तो देखो, आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग कहते हैं। तो सुसाइड बैग कैसे कहते हैं? तो लाइसोसोम को आत्महत्या की थैली यानी सुसाइड बैग, जो लाइसोसोम है इसको आत्महत्या की थैली या सुसाइड बैग कहते हैं। अब देखो, सुसाइड बैग कैसे कहते हैं? जैसे मान के चलो कि कोशिका में जितने भी अंग हैं ये अपना अपना कार्य करना बंद कर दे यानी ये कार्य न करे तो लाइसोसोम खुद को फाड़ लेता है, और खुद को फाड़ने की वजह से जो जल अपघटक एंजाइम है ये सभी अंगों पर लग जाता है, जिसके कारण पूरी कोशिका खत्म हो जाती है, यानी पूरी कोशिका गलकर खत्म हो जाती है। तो इसको सुसाइड बैग या आत्महत्या की थैली कहते हैं। ठीक है, अब जो इसके बचे हुए पॉइंट्स हैं उनको आगे देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लाइसोसोम के आगे के पॉइंट्स के बारे में। तो देखो, लाइसोसोम को एटम बम कहा जाता है। तो लाइसोसोम को एटम बम क्यों कहा जाता है? क्योंकि लाइसोसोम मरी हुई कोशिकाओं को गलाकर खत्म कर देता है, यानी सफाई का कार्य करता है। फॉर एग्जाम्पल, हमारे कहीं चोट लग जाती है और चोट वाला स्थान ब्लैक यानी काला धब्बा बन जाता है, तो वो काला धब्बा जब हम गर्म पानी से सेक करते हैं यानी गर्म पानी से थेरेपी करते हैं, जो बगल वाली कोशिकाएं होती है वो एक्टिव हो जाती है, और वो बगल वाली कोशिकाएं अपने में से लाइसोसोम छोड़ती है, और वो लाइसोसोम जो चोट वाला स्थान होता है, जो चोट वाला ब्लैक धब्बा होता है उसको लाइसोसोम एंजाइम साफ कर देता है, यानी लाइसोसोम एंजाइम सफाई का कार्य करता है। फिर आगे देखो, हमारी आरबीसी में लाइसोसोम नहीं पाया जाता। जो हमारी आरबीसी है यानी जो हमारा ब्लड है इसमें लाइसोसोम नहीं पाया जाता, और आरबीसी का जीवन काल 120 दिन का होता है, यानी 120 दिन बाद आरबीसी मर जाती है, और ये मरी हुई आरबीसी हमारे स्प्लीन में जाती है यानी हमारी प्लीहा में जाती है, और
पटलियां में लाइसोसोम पाया जाता है और यह लाइसोसोम एंजाइम मरी हुई आरबीसी को गलाकर खत्म कर देता है। तो स्प्लीन को आरबीसी का कबर कहा जाता है, यानी स्प्लीन को आरबीसी का कबर कहा जाता है। फिर आगे देखो, कोशिका में सफाई का कार्य करता है। जो लाइसोसोम है ये कोशिका में सफाई का कार्य करता है। तो ये था लाइसोसोम के बारे में। हमने देखो, तो ये था लाइसोसोम के बारे में। हमने माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ लिया, गोल्जी बॉडी पढ़ लिया, वैक्यूल्स पढ़ लिया, सेंट्रोसोम पढ़ लिया, ईआर पढ़ लिया और राइबोसोम पढ़ लिया, लाइसोसोम पढ़ लिया। अब हमारे 4 पॉइंट बचते हैं। एक बचता है केंद्रक, एक साइटोप्लाज्म, एक न्यूक्लियोप्लाज्म, एक प्रोटोप्लाज्म। ठीक है, तो इनके बारे में अब समझते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में, यानी कोशिका के केंद्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो, न्यूक्लियस, हिंदी में इसे केंद्रक कहते हैं। इसका जो सर्जर था, यानी इसका जो खोजकर्ता था, वो था रॉबर्ट ब्राउन। ब्रेन ऑफ द सेल, कोशिका का मस्तिष्क न्यूक्लियस को कहा जाता है। फिर आगे देखो, कंट्रोलर ऑफ द सेल, यानी कोशिका पर नियंत्रण रखने वाला या कोशिका का नियंत्रक न्यूक्लियस को कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल, माइटोकॉन्ड्रिया का कार्य होता है ऊर्जा बनाना और गोल्जी बॉडी का कार्य होता है ऊर्जा का परिवहन करना, यानी इन सभी अंगों पर नियंत्रण रखने का कार्य न्यूक्लियस के द्वारा होता है। फिर देखो, केंद्र के अंदर एक द्रव पाया जाता है जिसको न्यूक्लियोप्लाज्म या केंद्रिका द्रव कहते हैं। केंद्र के अंदर प्रोटीन 80% पाया जाता है और डीएनए 10% पाया जाता है और 10% अन्य तत्व पाए जाते हैं। फिर देखो, केंद्र के अंदर क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र पाए जाते हैं और क्रोमोसोम में डीएनए जीन पाए जाते हैं। फिर देखो, जो गुणसूत्र है ये मनुष्य में 23 जोड़ा होते हैं, संख्या में 46 होते हैं। पुरुष में 2 प्रकार के होते हैं, एक होता है एक्स और एक होता है वाई। महिला में एक प्रकार का होता है एक्स। जो डीएनए है यानी डीऑक्सी राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये केंद्रिका द्रव में पाया जाता है और जो आरएनए है राइबोन्यूक्लिक एसिड, ये कोशिका द्रव में पाया जाता है। तो अब हम इसके आगे के पॉइंट्स के बारे में देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो न्यूक्लियस में हमने क्रोमोसोम तक पढ़ लिया था। तो क्रोमोसोम में डीएनए जीन वगैरह पाए जाते हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब हम थोड़ा सा देख लेते हैं कि सबसे पहले अपने कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका में सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर अपने इनके 2 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। अब हम देख लेते हैं न्यूक्लियस के बारे में। तो देखो, न्यूक्लियस में अपने क्रोमोसोम तक पढ़ लिया था। तो क्रोमोसोम में डीएनए जीन वगैरह पाई जाती हैं। तो ये चैप्टर थोड़ा सा बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं कि सबसे पहले अपने कोशिका के बारे में पढ़ रहे हैं। तो कोशिका में सभी अंगों के बारे में पढ़ेंगे, फिर इसके 2 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम पढ़ेंगे उत्तक को। यानी उत्तक की परिभाषा होती है कि समान कोशिकाओं का समूह, यानी कोशिकाएं समान होनी चाहिए, समान कोशिकाओं का समूह उत्तक कहलाता है। फिर देखो, फिर हम उत्तक के 4 प्रकार के बारे में पढ़ेंगे। जो जीव कोशिका होती है इसमें 4 प्रकार के उत्तक होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, संयोजी उत्तक यानी कनेक्टिव टिश्यू, न्यूरॉन उत्तक, न्यूरॉन टिश्यू, पेशीय उत्तक, मसल टिश्यू, उपकला उत्तक, एपिथेलियल टिश्यू। फिर हम पढ़ेंगे अंग के बारे में। तो जो ऑर्गन्स होते हैं वो सिस्टम में आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम। फिर आगे देखो, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, तंत्रिका तंत्र, न्यूरॉन सिस्टम, जनन तंत्र, रिप्रोडक्शन सिस्टम, रक्त परिसंचरण तंत्र, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, उत्सर्जन तंत्र, एक्सक्रेटरी सिस्टम। तो इनमें ऑर्गन्स आ जाते हैं। तो ऑर्गन्स
तंत्र में आ जाते हैं। ठीक है, फिर आगे देखो, फिर फोर्थ स्टेप में मानव शरीर का निर्माण, यानी इन सभी स्टेप से गुजरने के बाद में मानव शरीर का निर्माण होता है। और सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई कोशिका है। फिर आगे देखो, जो कोशिका द्रव्य और केंद्रिका द्रव्य, इससे मिलकर जीव द्रव्य बनता है। तो इनके बारे में नेक्स्ट वीडियो में जानेंगे। थैंक यू।